डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 106। जिस जान को ऊपर वाले ने भी लौटा दिया है, तुम क्यों छीनना चाहती हो? तब याना ने कहा, क्योंकि मेरा दम घुट जाएगा आपके साथ। अब नहीं रह पाऊंगी आपके साथ, प्लीज मुझे जीने दो, छोड़ दो मेरा पीछा। रही बात बच्चों की, तो जब आपका मन करे उनसे मिल लेना, लेकिन अब दोबारा मेरे सामने मत आना। अब अमन ने आहिस्ता से कहा, मतलब ये तुम्हारा आखिर फैसला है? अब याना ने हाँ में जवाब दिया। तब अमन ने पास रखी छुरी को उठाकर याना के हाथ में दिया और अब उसके छुरी वाले हाथ को एक हाथ से पकड़कर एक झटके से अपने दिल में मारा और याना की एक चीख निकली और याना ने एकदम हाथ से छुरी छोड़ दी और चीखते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तब अमन ने गुस्से में याना को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, अब जो करना है तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारी एक हाँ मुझे जिंदगी दे सकती है और तुम्हारी एक ना मुझे मौत दे देगी। इसलिए याना, जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना, क्योंकि मेरी मौत की तुम जिम्मेदार रहोगी। तब याना ने अमन से अपना बाजू छुड़ाकर गुस्से से कहा, कोई किसी के बिना नहीं मारता, सब जी लेते हैं, आप ही जी लोगे। और तब अमन ने एक झटके से याना को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और याना की आंखें फैलकर बड़ी हो गई और वो अब अमन के सीने पर हाथ रखकर उसको पीछे धकेलने की कोशिश में हलकान हो रही थी। लेकिन अमन अब उसको सांस लेने का मौका नहीं दे रहा था। वो शिद्दत से याना की सांसों को कतरा कतरा पी रहा था और अमन की गर्म सांसें याना के हल्क में उतर रही थी। उसकी सुलगते होंठ याना के होश ठिकाने लगा चुके थे और कुछ देर बाद अमन को उसकी बिगड़ती हालत पर तरस आया और एक झटके से याना को खुद से दूर किया और याना उसके ही सीने पर सर रख कर हौंफ रही थी, अपनी रुकी हुई सांसों को बहाल कर रही थी। तब अमन ने उसको खुद में समेटते हुए उसके सर पर अपने लब रखते हुए कहा, एहसास हुआ जब सांस रुकता तो कैसा महसूस होता है, कितना दम घुटता है? तुम्हारा मुझसे दूर जाना ऐसा ही है याना, जैसे किसी ने मेरे सीने से सांसें खींच ली हो। और अब तुम्हें बखूबी अंदाजा हो गया होगा, बिना सांस लिए इंसान कब तक जिंदा रह सकता है। तब याना ने खुद को अमन की बाहों के घेरे से आज़ाद करा करे आहिस्ता से कहा, डेड मेरा वेट कर रहे हैं। और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई और अमन ने उसकी पीठ को देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। और याना बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। अमन ने बाबूजी से अपने बच्चे देखने की ख्वाहिश की तो बाबूजी ने कहा, अभी याना को जाने दे, इतना सब किया, थोड़ा और कर ले। अमन अब डिस्चार्ज होकर घर आ गया था, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं था। पैर जमीन पर पूरी तरह से टिक नहीं पा रहे थे और ताज़ा जख्मों ही वो याना के पास चला गया था, जिससे और जख्म गहरे हो चुके थे। इसलिए मयंक और सुमेर दोनों उसको सहारा देकर ला रहे थे। अब घर की औरतें अमन को संभालने के लिए आगे बढ़ी तो अमन ने हाथ के इशारे से उन सबको वहीं पर रोकते हुए कहा, कोई सहारा नहीं चाहिए, आप सबका पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी है, प्लीज अब मुझसे दूर रहे। और अब पूनम आगे बढ़ी, लेकिन अमन ने कहा, सब में तुम भी आती हो पूनम। और अमन ये कहकर मयंक के सहारे आगे बढ़ गया और पूनम अब फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अमन की नाराजगी पूनम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि अमन पहली बार अपनी बहन से नाराज हुआ था। अमन अब कमरे में आ गया और आहिस्ता से बेड पर लेट गया और अब प्रिया ने पूनम से कहा, वो हम सब से नाराज है, ये तो समझ आता है, लेकिन अमन तो तुम पर तो जान देता था, तुमसे क्यों नाराज है? और अब पूनम ने सर झुका लिया, क्या बताती कि वो भी अपने भाई की गुनाहगार। अब पूनम को अमन से सच छुपाना भारी पड़ गया था। उसने पहले भी अमन की नाराजगी के डर से सच नहीं बताया था, कहीं उसका जान से प्यारा भाई सा उससे नाराज ना हो जाए और अमन के अंदर जो याना को लेकर गलत फहमी हुई उसको दूर नहीं किया। स्वार्थी होकर सारा इल्जाम याना को दे दिया, लेकिन सब ये भूल गए थे कि इंसान सच कितना भी छुपा ले आखिर सामने आता जरूर है। पूनम ने हेमंत का फोटो याना के व्हाट्सएप में देखा था और हेमंत की स्मार्टनेस देखकर पूनम उस पर फिदा हो गई और चुपके से उसने याना के फ़ोन से हेमंत का नंबर ले लिया था और फिर खुद ने ही अनजान बनकर हेमंत को कॉल और मैसेज करने लगी। और धीरे धीरे हेमंत को पता चला वो याना की नंद है और इसके बारे में उसने पहले मोना से और फिर याना को बताया। और याना ने पहले पूनम को एक भाभी की तरह समझाया कि वो हेमंत के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि याना हेमंत की फ्लर्टी आदत को जानती थी। लेकिन पूनम ने कहा कि वो हेमंत से सच्चे दिल से प्यार करने लगी है और याना से कसम ली कि वो अमन को इस बारे में कुछ ना बताए। और जब पूनम नहीं रुकी तो याना ने फिर सुमित्रा को बताया, लेकिन सुमित्रा ने याना को ही गलत कह दिया और कहा कि वो अपनी बेटी की पसंद से शादी कर देंगी। याना हेमंत की खुलकर बुराई ना कर सकी, कहीं पूनम हेमंत को ही सब ना कह दे
और अब मोना और हेमंत ने मिलकर पूनम से अपना अपना प्रॉफिट तलाश कर लिया, क्योंकि वो अमन सिंह शेखावत की बहन थी। और पूनम के कहने पर ही हेमंत इंजीनियर बनकर उसकी दोस्त के घर रेंट पर आ गया। और याना ने कई बार सोचा अमन से बता दे, लेकिन अमन का गुस्से के बारे में सोचकर डर जाती थी। लेकिन याना को पूनम से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देगी, अपना आप ही हेमंत को सौंप देगी। गलती पूनम ने की, लेकिन उसका दंड याना को भुगतना पड़ा। और आज जब अमन के सामने सबका सच आया था, तो उसको अपने आप से और अपनों से नफरत हो गई थी। अमन याना को ये कहकर टॉर्चर करता रहा कि उसने अमन से तलाक लेने के लिए उसकी बहन को अपने भाई के जाल में फंसाया है, और याना को इसकी सजा देता रहा। अगले दिन अचानक चंचल के पेट में बहुत जोर से दर्द उठने लगा और चंचल को हॉस्पिटल लेकर भागे गंगा और सब। जब चंचल को हॉस्पिटल लाए और अब जो खबर चंचल को दी गई, उसको सुनकर चंचल, मयंक और गंगा सब फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि चंचल का बच्चा 1 हफ्ते पहले ही पेट में मर चुका था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि डॉक्टर ने जो चंचल के बच्चे का टाइम और दिन बताया, उसको सुनकर गंगा, धनेश, चंचल तीनों के पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि जिस टाइम याना को बिजली से मारने की कोशिश की गई थी, ठीक उसी टाइम चंचल का बच्चा पेट में ही मर चुका था। और अब उन सब के पास सिवाय रोने के और कुछ नहीं बचा था। सर्जरी से पूनम का बच्चा पैदा किया गया, जो कि एक लड़का था। और चंचल और मयंक फूट फूट कर रो रहे थे। हवेली फिर से मातम सा छा गया। अमन को भी मयंक के बच्चे के लिए बहुत दुख हुआ था, और अमन को शिद्दत से अपने बच्चों की याद आई, जिसको अमन ने अभी तक देखा भी नहीं था। कैसी तकदीर थी दोनों भाइयों की, एक ने देखकर भी अपना बच्चा खो दिया, और अमन बिना देखे बच्चों से दूर हो गया था। पीरामल सर पकड़कर उदास से बैठे थे। पंचायत लगी हुई थी, लोग फैसले के लिए बैठे हुए थे, लेकिन पीरामल शेखावत किसी और दुनिया में गुम थे। और फिर सुमेर ने कहा, पंचायत कल होगी। अभी पीरामल भाई सा की तबीयत ठीक ना है, और सब उठकर अपने अपने घर चले गए। और कुछ गांव के जिम्मेदार और उनके अपने लोग पीरामल जी के पास उनका दुख बांटने के लिए बैठ गए। पीरामल जी ने अफसोस खोए हुए लहजे में, मन ने तो आज तक कभी किसी का बुरा ना किया, ना कभी किसी को दुख पहुंचाया। फिर भोलेनाथ ने म्हारे घर में इतने दुख काहे भेज दिए। म्हारे बेटे अमन का घर बस कर भी उजड़ गया, और मयंक ने अपनी संतान खो दी। इतनी सारी खुशियां घर में आई, लेकिन सब आकर भी चली गई। पता ना किसी की नजर लग गई म्हारे हंसते खेलते परिवार को। तब भूषण काका ने पीरामल जी से कहा, सरपंच जी, ये सब परीक्षा की घड़ी है, इसमें भगवान अपने भक्तों को आजमाता है। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। और अमन की तरफ से तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो कभी भी अपना घर टूटने नहीं देगा। इसका अंदाजा तो हमने उसके ज्वाला पर्वत मंदिर पर जाने के बाद ही लगा लिया था। अमन बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगा। तब पीरामल जी ने गुस्से में कहा कि खाक संभाल लेगा, उसके ऊपर ही तो सब छोड़ कर गया था, लेकिन क्या उसने सब खिन बिन कर दिया। अब घर में किसी भी हिम्मत नहीं हो रही थी अमन के सामने जाने की, क्योंकि सबको पता था जो अमन के सामने गया वो रिमांड पर चढ़ जाएगा। इसलिए सब कट रहे थे, और सबसे ज्यादा 3 लोगों को अमन की नाराजगी खल रही थी, ईशा, धारा और पूनम। प्रिया तो चली गई थी, लेकिन ईशा और पूनम वहीं रुक गई थी, क्योंकि उन दोनों के रुकने का मकसद अमन की नज़रों में अपनी इमेज क्लियर करना था। इसलिए अब पूनम अमन के कमरे में अमन के लिए खाना लेकर गई। जो आंखों पर हाथ धरे आंख बंद करे लेटा था। शव बड़ी हुई थी, पैरों की पट्टी तो खुल चुकी थी, हाथों की अभी बाकी थी। ऑफ वाइट टी शर्ट और ब्लैक लोअर में बिखरा बिखरा सा अमन सदियों का बीमार लग रहा था। उसने 2 दिन से वही कपड़े पहन रखे थे। वो इस टाइम ऐसा इंसान लग रहा था जैसे उसकी दुनिया लूट गई हो। पूनम ने पहली बार अपने भाई को ऐसे बिखरे हुलिया में देखा था, तो पूनम की आंखें भीग गई, क्योंकि उसने अपने भाई को हमेशा टिप टॉप देखा था। इसलिए आज अपने भाई की इस हालत का वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी। अब पूनम ने आहिस्ता से खाने की ट्रे को टेबल पर रखा, और अमन के पास आकर आहिस्ता से अमन के बाजू पर अपना हाथ रखकर भीगी आवाज में कहा, भाई सा खाना खा लीजिए। अब अमन ने आहिस्ता से अपना हाथ अपनी आंखों से हटाकर सामने खड़ी पूनम को देखा, तो करवट लेते हुए कहा, ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। तब पूनम ने रोते हुए अपने भाई के पैरों को पकड़ लिया, और अमन ने एक झटके से पूनम को पीछे किया और गुस्से से कहा, पूनम ये क्या कर रही हो तुम। तब पूनम ने रोकर हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई सा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं स्वार्थी हो गई थी। मुझे लगा था अगर मैं आपको सब सच बता दूंगी तो आप कभी मेरी शादी हेमंत से नहीं होने देंगे, और बाद में आपके गुस्से के डर से नहीं बताया। तब अमन ने काकदार लहजे में कहा, तुम कब से इतनी स्वार्थी हो गई। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा ये स्वार्थ किसी के लिए सजा भी बन सकता है। तुम सबने अपने अपने फायदे के लिए मुझे और मेरी याना को बलि का बकरा बनाया। एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारा सच को छुपाना तुम्हारे भाई का घर भी बर्बाद कर सकता है। काश पूनम तुम एक बार कह देती कि तुम अपनी मर्जी से हेमंत से मिली हो। याना का इसमें कोई हाथ नहीं है।
तो मैं मेरी बीवी को वो अल्फाज ना कहता जिनका सोचकर ही आज मेरा खुद को मारने का दिल चाहता है। अब पूनम ने रोते हुए कहा, भाई साहब माफ कर दीजिए। तब अमन ने कहा, क्या तुम्हारे माफ करने से याना और मेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा? क्या तुम्हारे गलती मान लेने से वो तकलीफ खत्म हो जाएगी जो मैं याना को दे चुका हूँ? नहीं पूनम, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम सब ने मिलकर जो मेरी याना के साथ किया है, मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद को भी माफ नहीं कर सकता, तो तुम्हें कैसे माफ कर दूं? इसलिए अब प्लीज मुझसे ये हमदर्दी मत जताओ। मुझे अब तुम सब के ये अल्फाज खोखले लगते हैं। चिढ़ हो चुकी है तुम सब की इस हमदर्दी से। और अमन गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया और पूनम वहीं बैठकर रोती चली गई। अमन अब सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था और गाड़ी में सॉन्ग प्ले किया हुआ था जो उसके दर्द को बयां कर रहा था। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साइयाँ, मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साइयाँ, मेरी आंखों में जुदाई की नमी है साइयाँ, मेरे जख्मों की दावा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे जख्मों की दावा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बानी है सया, मेरी आंखों में जुदाई की नमी है सया। अपने टूटे हुए ख्वाबों को संभालूं कैसे, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा लूं कैसे, अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे, अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साया, मेरी आंखों में जुदाई की नमी है सया, मेरी हस्ती को हारा कर दे खिजा हो, मौला दे मुझे मेरा पता कोई कहाँ हूँ, मौला एक बुझे घर के चिरागों का धुआं हो, मौला एक बुझे घर के चिरागों का धुआं हो, मौला मेरी आवाज़ मेरे दिल में दबी है साया, मेरी आंखों में जुदाई की नामी है सया। अमन अब तालाब के किनारे आकर गाड़ी बोनट के ऊपर दोनों हाथ करके लेट गया और खामोशी से उस खाली आसमान को देख रहा था जैसे उससे शिकायत कर रहा था। याना खामोशी से खिड़की में खड़ी थी। याना को अपने घर आए 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे। याना बस अपने कमरे में रहती थी। उसके दोनों बच्चों को मोना, उसकी नानी और अमेरिका वाली मामी सब मिलकर संभलती थी। याना के बच्चों का ख्याल रख रहे थे। अभी याना खिड़की पर खड़ी थी जब पीछे से याना की मोम की दोस्त के बच्चे आ गए थे और जबरदस्ती याना को अपने साथ बाइक रेसिंग पर ले गए। और अब याना ने एक बाइक रेसिंग कपड़े पहन लिया और याना अब फुल स्पीड बाइक दौड़ा रही थी जब ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी याना की बाइक के साथ साथ दौड़ रही थी। एपिसोड 107। याना को अपने घर आए 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन वो कमरे में बंद होकर रह गई थी जब उसके पास मोना की बेस्ट फ्रेंड के दोनों बच्चे आए जिनसे याना की भी दोस्ती थी। कैंडी और अक्षय, वो तीनों अक्सर बाइक रेसिंग किया करते थे। याना हर दम रेसिंग के लिए तैयार रहती थी और याना उनको हर बार हरा देती थी, लेकिन इस बार याना ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। वो याना को इस सब से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए मोना ने ही उन दोनों को घर बुलाया था। और अब कैंडी ने याना की तरफ देखते हुए मोना से कहा, लगता है आंटी याना का मन नहीं लग रहा, इसको इसके हस्बैंड के पास भेजवा ही दो। तब याना गुस्से में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तब कैंडी ने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो चलो बाइक रेसिंग के लिए। तब याना तैयार हो गई। अब वो फिर से पुराने वाले गेटअप में आ गई थी। ब्लैक जीन्स और लेदर की जैकेट और लंबे काले बाल कमर पर पड़े थे और अब सब याना को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। अब वो तीनों फुल स्पीड में बाइक रेसिंग कर रहे थे जब एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज याना की बाइक के साथ साथ चलने लगी। याना उस कार आगे निकलना चाहती थी, लेकिन वो कार वाला याना को आगे नहीं निकलने दे रहा था और याना जो बाइक पर थी उसकी कार की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? या तो मुझे आगे निकलने दो या तुम आगे निकल जाओ। तब अंदर बैठे अमन ने बिना शीशा नीचे किए ही मुस्कुराते हुए याना को देखकर कहा, मैडम तुम्हारे साथ साथ चलना है, तुम्हें साथ लेकर चलना है। ताकि शीशे ब्लैक थे इसलिए याना देख नहीं पा रही थी अंदर कौन है, और याना जैसे ही साइड से निकलने की कोशिश करती वो तुरंत उसका रास्ता रोक देता। उधर कैंडी और अक्षय काफी आगे आ चुके थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था याना कहाँ रह गई है, और अब याना को याद आया उसके बच्चों के फीडर का टाइम हो चुका है, तो उसने बाइक वापस घुमा ली और घर आ गई। और अब जैसे ही वो घर आई तो वाकई उसके बच्चे रो रहे थे और याना ने उन दोनों को गोद में लिया और उनको जैसे ही अपना फेड कराने लगी तुरंत मोना ने याना को रोकते हुए कहा, याना ये क्या कर रही हो? तब याना ने कहा, मोम मुझे अपने बच्चों को अपना फीड कराना है, मैंने रात ही पढ़ा है बच्चों के लिए मदर फीड बहुत जरूरी होता है। तब मोना ने गुस्से में कहा, पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनके लिए बेस्ट बेबी फूड शेड्यूल तैयार किया हुआ, तुम ये सब करके अपना फिगर खराब मत करो, तुम्हें एक सक्सेसफुल मॉडल बनना है, तुम अपना ड्रीम भूल सकती हो लेकिन तुम्हारी मां नहीं। तभी मोना ने बच्चों की दोनों नैनियों को आवाज लगाई और उनको फीड कराने को कहा और वो दोनों नैनी दोनों बच्चों को याना की गोद से लेकर चली गई। अब याना ने अपनी मोम से कहा, मोम मुझे अब कोई मॉडलिंग नहीं करनी। तब मोना ने हैरान होकर कहा, लेकिन बेटा मॉडल बनना तो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना था,
तब याना ने कहा, मोम था, अब नहीं है, और आपको क्या लगता है जिसकी मैं बीवी हूँ वो मुझे ये सब करने देगा। तब मोना ने कहा, याना तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस बेकार की शादी से छुटकारा दिलाकर रहूंगी। और याना बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। तब मोना की भाभी ने मोना से कहा, मोना याना को बहुत टाइम लगेगा इस सब निकलने में। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने याना के बच्चों का क्या नाम रखा है। तब मोना ने मुंह बना कर कहा, इन बच्चों के दादा ने अगले महीने इन बच्चों के नाम कर्ल फंक्शन रखा है, उसमें इनको नाम दिया जाएगा। वैसे इनके दादाजी ने बता दिया है, इनको नाम लव कुश दिया जाएगा। तब मोना की भाभी ने मुंह बनाकर कहा, इट्स टू ओल्ड, अब कौन इतने धार्मिक नाम रखता है। अब मोना ने कहा, वॉटएवर, बाय द वे मैंने और याना ने इनको नाम टीम और किम दिया है। तब उसने कहा, वाह ये दोनों नाम अच्छे हैं, मैं तो यही कहकर बुलाऊंगी। बच्चे कमरे में अकेले पालने में लेटे सो रहे थे जब कोई खिड़की से कूदकर अंदर आया और सीधा उन दोनों बच्चों के पास गया। अब अमन ने अपने दोनों बच्चों को पहली बार देखा। दोनों बच्चों ने रेड कलर के बाबा सूट पहन रखे थे, दोनों के सर पर रेड रंग की टोपी थी, नन्हे नन्हे हाथों में रेड कलर के ग्लव्स थे और पैरों में रेड कलर शॉकस रुई की तरह सफ़ेद बच्चे और गाल और होंठ कपड़ों से मैच हो रहे थे। छोटी सी पतली सी नाक और छोटे छोटे लाल होंठ और फूले फूले गाल, वो बिल्कुल कोई रबड़ के गुड्डे लग रहे थे। और अमन उनको पहली बार देख रहा था। अब अमन की अब खुशी का ठिकाना नहीं था और अमन की आंखें खुशी से नम हो गई थी। अमन का दिल खुशी के मारे अमन का झूम रहा था, क्योंकि वो दो बच्चों का बाप बन चुका था और अमन का अब शिद्दत से दिल चाह रहा था वो उनको अपने सीने में भींच ले और उनको ढेर सारा प्यार करे। लेकिन वो दोनों सो रहे थे और अमन ने उनकी नींद का ख्याल करते हुए आहिस्ता से झुककर उन दोनों का माथा चूम लिया और बच्चे अमन की शाख की चुभन से कुछ कसमसाने लगे और अमन अब जल्दी से पीछे हो गया। तब अमन को वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो अमन एकदम से पर्दे के पीछे छिप गया और अमन ने देखा याना नहाकर बाहर आई है और उसने रॉब कोट पहना हुआ था, गिले बाल कंधे पर पड़े थे और याना अब शीशे के सामने खड़ी गुनगुना रही थी, ओ ज़रा ज़रा टच मी, ओ ज़रा ज़रा किस मी, बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम, ओ ज़रा ज़रा टच मी। अब याना ने रॉब कोट उतारकर नाइटी पहन ली थी और अमन जो पर्दे के पीछे खड़ा उसके ये जलवे देख रहा था। अब उसको खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। उसका इरादा अभी याना के सामने जाने का नहीं था, लेकिन वो लड़की उसकी बर्दाश्त से बाहर थी कि इसलिए अब याना के हॉट फिगर ने कुछ उसके गानों के लफ्ज़ों और दूसरा याना की दूरी ने अमन के अंदर अब आग लगा दी थी। अमन ने अब मुस्करा कर कहा, ये I want to touch you to my Wi-Fi and I want kiss you। अब याना ने देखा, अचानक कमरे की लाइट ऑफ हो गई और याना बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि जब से उसके साथ हादसा हुआ था याना को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उस रात भी इसी तरह अंधेरा हो गया था और याना बंद कमरे में अकेली पड़ी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। अभी याना भागकर लाइट ऑन करती तभी किसी ने एक हाथ उसके नाजुक पेट से उसको घुमाकर दीवार लगा दिया और याना की चीख निकलती तभी किसी ने अपने भारी हाथ से उसका मुंह दबोच लिया और याना की नाइटी की स्टेप खोलकर अब वो पैशनेटली अपने होंठ याना के कंधे और गले पर रब करने लगा और याना खौफ से सूखे पत्ते की तरह कांप गई और अमन अब उसको पैशनेटली किस और टच करके उसके सॉन्ग का लाइव डेमो उसको दे रहा था और याना का दम अब उसकी आंखों में आ रहा था। क्योंकि वो इतनी घबरा रही थी, वो अमन का टच भी महसूस नहीं कर पाई थी, इसलिए लगातार खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो किसी सूखे बादल की तरह उससे के रोम रोम से अपनी प्यास बुझा रहा था। उसकी शिद्दतें बढ़ती ही जा रही थी। जब उसने याना के गले से उसके सीने तक सफ़र तय किया तो अमन को अपना हाथ जो उसने याना के होठों पर रखा हुआ था उसके आंसुओं से भीगता हुआ महसूस हुआ तो उसने अपनी आवाज़ को कुछ भारी करते हुए याना के कान में कहा, अभी तो खुद कह रही थी टच मी, किस मी, अब ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो रो क्यों रही हो। और याना ने अपना सर हिलाकर उसका हाथ हटाने की कोशिश की क्योंकि उसके दोनों हाथ अमन ने ऊपर करके एक हाथ में पकड़ रखे थे। तब अमन ने कहा, मैं हाथ हटा रहा हूँ, अगर तुम चीखी तो याद रखना तुम्हारे बच्चे जाग जाएंगे और फिर मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा। अब अमन ने आहिस्ता से याना के मुंह से अपना हाथ हटाया तो याना ने अपनी फूलती सांसों से गुर्राते हुए कहा, एक बात तुम भी याद रखना, अगर मिर्जा मनसिंह शेखावत को पता चला तुमने उसके बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आई स्वेयर वो तुम्हें जिंदा जला देगा। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमने जो मुझे छूने की जुर्रत की है ये तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इसके लिए मेरा पति तुम्हें बहुत भयानक मौत देगा। अब अमन ने झुककर मुस्कुराते हुए आहिस्ता याना के कान में कहा, चलो तुम्हें इतना तो यकीन हो गया अपने पति पर कि तुम्हें छूने वाले की सजा बहुत भयानक होगी
और इसलिए तुम्हें तुम्हारे पति मेजर अमन सिंह शेखावत के अलावा कोई और तुम्हें छूने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। अब अमन अपनी रियल वॉइस में बोला तो याना को एक पल लगा समझने के लिए वो अमन है, और तभी याना ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी तो वो अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ याना के सामने खड़ा था। अब ना उसके जिस्म पर कोई पट्टी थी ना कोई जख्म। ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में वो बेहद हैंडसम लग रहा था और अपने खूबसूरत दांतों की नुमाइश करते हुए याना को अंदर को तक सुलगा चुका था। और याना ने अब जल्दी से अपनी नाइटी का सटेप बांधते हुए कहा, ये क्या बेहूदगी है, आप अंदर आए कैसे? अब अमन ने मजे से टांग पर टांग रखकर बेड पर लेटते हुए कहा, अपनी बीवी के रूम में आना किसने कहा बेहूदगी है? तब याना ने कहा, चले जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। और अमन ने अब एक झटके से याना का हाथ पकड़ा और उसको अपने ऊपर गिराते हुए कहा, मिसेस अमन सिंह शेखावत, जितना आज़ाद रहना रह लो, बहुत जल्द तुम्हें अपनी बाहों में कैद करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब याना के अंदर एक अजीब सा जुनून आया और याना ने अब अमन के पेट में दबाकर मुक्का मारा और वो पेट पका कर रह गया। अमन को इतना लगा नहीं था जितनी वो ओवर एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि उसके मारने से याना के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई थी, जैसे उसके अंदर के गुस्से को थोड़ी राहत मिली हो। और अब याना ने तकिया उठाया और अमन को पीटना शुरू कर दिया और रोते हुए कह रही थी, नहीं जाना मुझे आपके साथ, नहीं बनना आपकी बीवी। और अमन बस याना से बचने की कोशिश करता हुआ हंस रहा था, अरे बस करो बीवी, कितना मारोगी? अब याना ने तकिया फेंका और दोनों हाथों से रोते हुए अमन के सीने पर रोते हुए मुक्के मार रही थी तो कभी उसके मुंह पर चाटे बजा रही थी। और अमन बिना याना को रोके उससे मार खा रहा था, क्योंकि वो खुद चाहता था याना के अंदर का गुब्बार निकल जाए। और जब याना दोनों हाथों को जोड़कर मुक्का बनाकर अमन के मारती थी तो अमन बस हाय करके रह जाता था। और याना अमन को मारते हुए बहुत खुश हो रही थी, उसको लग रहा था वो अमन से अपनी हर तकलीफ का बदला ले रही है। लेकिन सच तो ये था, वो आर्मी का एक बहुत मजबूत जिस्म का मेजर था जिसका जिस्म लोहे से कम नहीं था। तो नाजुक सी याना की मार उस पर क्या असर थी? लेकिन अमन याना की खुशी के लिए जानबूझकर हाय मर गया आह की आवाजें निकाल रहा था। और याना अमन को मारते हुए बार बार कभी रोती तो कभी हंसती और गुस्से में कह रही थी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, नहीं हूं मैं आपकी बीवी, कभी नहीं बनूंगी आपकी, बहुत तकलीफ दी है आपने मेजर, आई हेट यू। अब याना जब मारते मारते थक गई तो अमन के सीने पर सर रख कर रोने लगी और उसकी शर्ट अपने आंसुओं से भिगोते हुए कह रही थी, बहुत हद किया है आपने, मुझे बहुत रुलाया है, कभी यकीन नहीं किया मुझ पर, क्या कुछ नहीं सहा मैंने आपकी वजह से, सबकी साइड लेते थे, मेरी एक बार भी साइड नहीं ली। और अमन याना की हर बात पर बस सॉरी कर रहा था, तेरे ही सीने लगकर तेरी ही शिकायत करने को जी चाहता है, तुझसे लिपट कर तुझे ही अपने आंसुओं में भिगोने का जी चाहता है, तुझसे ही लड़कर तेरे साथ ही रहने का जी चाहता है, तेरे ही दिए दर्द तुझे ही सुनाकर रोने का जी चाहता है। यश की डायरी की शायरी। अब अमन ने याना को अपने सीने में भींच लिया, प्यार से उसके माथे को चूमकर आहिस्ता से कहा, पूरी जिंदगी तुमसे मार खाना चाहता हूँ, प्लीज आ जाओ वापस, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। याना को अब एहसास हुआ कि वो कितने मजे से अमन के सीने पर सर रखकर उसके ऊपर लेटी हुई है, तो एक झटके से उठने की कोशिश की तो अमन ने उसको खुद में भींच लिया। अब याना ने फिर से अमन के सीने पर थप्पड़ मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, नहीं आना तुम्हारे साथ। और याना अब फिर से हाइपर होने लगी, लेकिन अब अमन उसको हिलने भी नहीं दे रहा था। अब याना ने गुस्से में कहा, कुत्ते कमीने, छोड़ मुझे, नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर, मुझे तुमसे तलाक। इसके आगे के लफ्ज याना के मुंह में ही कैद रह गए, क्योंकि तभी अमन ने एक झटके से याना को अपने नीचे कर लिया और अब अमन याना के होठों पर लिपट गया। अमन अब उसके होठों को पूरे शिद्दत और जुनून से पी रहा था और याना अमन के सीने पर थप्पड़ मारकर उसको पीछे की तरफ धकेल रही थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। और अब अमन की शिद्दत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और अब अमन को खुद पर कंट्रोल करना नामुमकिन लग रहा था। इसलिए बिना याना के होठों को आज़ाद किए उसने याना की नाइटी की दोनों सटेप खोल दी और एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोले और अपनी शर्ट को उतार कर फेंक दी। लेकिन याना अमन को पीछे धकेलने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन उस पहाड़ जैसे जिस्म को हिलाना उसके लिए नामुमकिन था। और अमन ने अब दोनों हाथ याना सीने पर रख दिए और दोनों हाथों से याना के ब्रेस्ट को स्क्वीज करना शुरू कर दिया और याना पिघलने लगी। उसने अब कोशिश करना छोड़ दिया था, क्योंकि अमन जानता था याना को सेड्यूस किस तरह किया जाता है। अमन उसकी कमजोरी जान चुका था और अब याना ने पूरी तरह उसके साथ बहक चुकी थी। और अमन की खुशी और जोश और बढ़ गया जब उसको महसूस हुआ याना भी उसका साथ देने लगी है, क्योंकि याना चाहकर भी उस हरजाई से नफरत नहीं कर पा रही थी, भले ही वो कितना भी नफरत जाहिर करती। लेकिन सच यही था, अमन जब चाहता उसको अपने करीब आने के लिए मजबूर कर ही देता था।
और याना ने अब अपने दोनों हाथ अमन की नंगी कमर पर रख लिए और अपनी उंगलियां शिद्दत से अमन की पीठ में गाड़ी दी और दोनों टांगे अमन की पीठ पर रख ली। अब दोनों एक दूसरे के अंदर मुंह के रास्ते उतरने को तैयार थे। वो दोनों पूरे शिद्दत और जुनून से एक दूसरे को खा रहे थे, हर बात से बेखबर एक दूसरे में बिजी थे। और ये नज़ारा हल्के से दरवाजे की साइड झांकती हुई मोना की भाभी ने देख लिया था। अब वो भागती हुई नीचे आई जहां डाइनिंग टेबल पर मोना, साहिल के साथ मोना का पूरा परिवार बैठा था। अब मोना की भाभी ने मोना से कहा, जिस बेटी को तुम तलाक दिलाना चाहती हो उसको कभी ना भेजने का ठान चुकी है। जरा जाकर देखो उसके अपनी बेटी को रूम में, कैसे तुम्हारी बेटी अपने बिस्तर पर अपने पति के साथ लगी पड़ी है और तुम्हारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा रही है। और अब सब याना के कमरे की तरफ भागे। एपिसोड 108। और ये नज़ारा हल्के से दरवाजे की साइड झांकती हुई मोना की भाभी ने देख लिया था। अब वो भागती हुई नीचे आई जहां डाइनिंग टेबल पर मोना, साहिल के साथ मोना का पूरा परिवार बैठा था। अब मोना की भाभी ने मोना से कहा, जिस बेटी को तुम तलाक दिलाना चाहती हो उसको कभी ना भेजने का ठान चुकी है। जरा जाकर देखो उसके अपनी बेटी को रूम में, कैसे तुम्हारी बेटी अपने बिस्तर पर अपने पति के साथ लगी पड़ी है और तुम्हारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा रही है। और अब सब याना के कमरे की तरफ भागे और जैसे ही याना के कमरे में गए तो देखा याना कमरे में कंबल के अंदर तकिए को हक कर सो रही थी। बच्चे बराबर पालने में सोए थे। तब मोना ने कहा, क्या भाभी आप भी लगता है आज आपने एक पैक एक्स्ट्रा ले लिया है, आपको नींबू पानी की जरूरत है। तब उसकी भाभी ने कहा, यार मोना मुझे इतनी भी नहीं चढ़ी है कि मुझे इतना गलत दिखे। तब मोना अपनी भाभी का हाथ पकड़कर बाहर ले आई, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अब मोना की भाभी जैसे ही याना की तरफ को बढ़ी तभी मोना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी सोने दो उसको, बेकार में परेशान हो जाएगी। और वो दोनों नीचे आ गई। जब याना की मामी दरवाजे की साइड से देख रही थी तभी याना सामने वाले मिरर से अपनी मामी को देख लिया था। इसलिए याना ने तुरंत अमन को कंबल के अंदर कर लिया और ऊपर से बड़ा सा पिल्लो अमन की बैक पर रख दिया। और मोना और उसकी भाभी को नानी को ऐसा लगा याना पिल्लो को हक करे सो रही है, लेकिन ये किसी को नहीं पता चला पिल्लो के नीचे अमन लेटा था। और उनके जाते ही याना ने अमन को दूर धकेला, लेकिन अमन ने नाजुक सी याना को अपनी बाहों में किसी बच्चे की तरह दबोचा हुआ था और अपना चेहरा याना के ब्रेस्ट में छुपा रखा था और मजे से याना के ब्रेस्ट को शक कर रहा था। और याना बहुत मुश्किल से अपनी माँ और मामी के सामने कंट्रोल करे लेटी थी। और उनके जाते ही याना ने अमन को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो तो पतली दुबली याना को किसी गुड़िया की तरह बाहों में भींचे उसके सीने से अपनी कब की रुकी हुई प्यास बुझा रहा था। अब याना के लाख दूर करने पर भी वो उससे दूर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो याना से ऐसे चिपका था जैसे किसी लोहे से मैग्नेट चिपक जाती है। और याना गहरे गहरे सांस लेते हुए अमन से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, अमन प्लीज लीव मी, मत करो ये। और अमन ने मदहोशी भरे लहजे में आहिस्ता से कहा, करूंगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि बीवी हो तुम मेरी, मत रोको, मुझे बहुत प्यासा हो चुका हूं मैं, आज रात मेरी प्यास बुझा दो याना। और याना आहिस्ता आहिस्ता बेबसी में अमन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो उसको रोकना चाहती थी लेकिन रोक नहीं पा रही है। और याना ने आहिस्ता से आंखें बंद करे कहा, ये आपका बेडरूम नहीं है, ये मेरे मोमदेव का घर है। तब अमन ने याना के ऊपर लेटते हुए फिर से अपना काम स्टार्ट करते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं, हमें सब जगह अलाउड है, इसलिए आज ससुराल में ही सुहागरात मनाने दो। और याना बेबस सी हो गई थी और अमन अब जैसे ही उसकी नाइटी उतारने ही वाला था तभी पालने में बच्चे रोने लगे और याना एकदम होश की दुनिया में आ गई। इससे पहले याना अमन को दूर करती अमन खुद ही उससे दूर हो गया। और याना ने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और बच्चों के पास आ गई और जल्दी से पास रखी फीडर दोनों के मुंह में लगाए और वो फिर से सो गए। अब अमन मुस्कुरा कर याना और बच्चों को देख रहा था और उनके सोने के बाद याना जैसे ही पलटी अमन ने उसके होठों के करीब आते हुए आहिस्ता से कहा, लेट्स कंटिन्यू माई लव। लेकिन अब याना ने अमन को एक झटके से दूर करते हुए कहा, अमन प्लीज जस्ट गो अवे। तब अमन ने कहा, ये एकदम क्या तुम्हें बिच्छू ने डंक मार दिया है, अभी तो इतना इतना प्यार कर रही थी मुझे, लेकिन अब अचानक से इतनी क्रूल क्यों बन गई हो। तब याना ने कहा, मैं बहक गई थी। तब अमन ने याना को अपनी तरफ खींचकर कहा, तो फिर से बहक जाओ ना जान, तुम्हारा मदहोश होना मुझे ज्यादा खुशी देता है। अब याना ने गुस्से में कहा, अमन जस्ट गेट लॉस्ट। लेकिन अमन ढीठ बनकर सोफे पर टांग रखकर बैठ गया और याना से कहा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। अब याना ने कहा, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। तब अमन ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बीवी बच्चों को मोना जैसी चालाक औरत के पास रहने दूंगा। तब याना ने कहा, अमन वो मेरी मॉम है,
तब अमन ने कहा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, तुम्हें और मुझे दूर करने का एक मौका हाथ से नहीं जाने देती वो, इसलिए मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए खतरा है उस औरत से। तब याना ने कहा, मेरे और बच्चों के आसपास आर्मी ऑफिसर्स की फोर्स लगाकर अभी भी आपको खतरा है। अब अमन ने अनजान बनते हुए कहा, कौन से ऑफिसर? और याना ने अमन को देखते हुए कहा, बनो मत, मुझे सब पता है। आपने मेरे बच्चे की नैनी से लेकर हमारे घर का केयर, दूध वाला, नेवेस पेपर वाला सभी ऑफिसर है, और मेरी मोम को लगता है उन्होंने कम सैलरी में अच्छी और सस्ते नौकर घर में रख लिए हैं। दूध वाला आधे रेट में दूध भेज रहा, न्यूज़पेपर वाला दिवाली ऑफर में नेवेस पेपर दे रहा है, नैनियाना के बराबर सैलरी ले रही है। लेकिन वजह मुझे अब पता चली जब मैंने एक नैनी को बात करते सुना और उससे सब उगलवा लिया। तब अमन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें उनकी कम सैलरी लेने का दुख हो रहा है तो तुम ज्यादा दे दो, मैं कम कर दूंगा। अब याना ने गुस्से में कहा, शट अप, बी सीरियस, मुझे ये जानना है आपने इतने सारे ऑफिसर क्यों लगा रखे हैं। तब अमन ने कहा, एक बार में समझ नहीं आता तुम्हें, क्योंकि मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए जरा भी रिस्क नहीं ले सकता, मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है तुम्हारी माँ पर। और याना ने अमन के सामने आते हुए कहा, मुझ पर जानलेवा हमला मेरी माँ के घर नहीं आपके घर में हुआ है। अब अमन ने याना के पास आते हुए कहा, मैं जानता हूँ और बहुत जल्द उनको उनके अंजाम तक भी पहुँचा दूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मैं कसम खाकर कहता हूँ, अब से तुम्हारी और अपने बच्चों की अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करूंगा, कभी कोई दुख तुम तक नहीं आने दूंगा। एक बार मेरा यकीन कर लो, याना मेरी दुनिया में वापस आ जाओ, और अगर तुम्हें हवेली में नहीं रहना तो मत रहो, यही रह लो जो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही एरिया में बंगला खरीदा है, हम अपने बच्चों के साथ यही रहेंगे। अब याना ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, मुझे आपके साथ कहीं पर भी नहीं रहना, ना यहाँ ना वहाँ। अब अमन ने याना को कंधे से पकड़ कर कहा, आखिर तुम्हें क्या जिद लग चुकी है, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत है अपनी बीवी की बच्चों की। तब याना ने अमन के हाथ झटक कर कहा, आपकी बीवी की कमी पूरी करने के लिए ईशा और धारा है, और आप जिससे चाहे उससे बच्चे पैदा करा ले, दोनों आपकी बीवी और आपके बच्चे पैदा करने के लिए मरी जा रही हैं, इसलिए मुझे और मेरे बच्चों को भूल जाओ। तब अमन ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, याना उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, एक मेरी बहन की नंद है तो दूसरी मेरी बुआसा की लड़की जिसको मैंने हमेशा एक बहन ही समझा है, मेरी फैमिली उससे मेरी शादी करना चाहती थी, मैं नहीं। तब याना ने गुस्से में कहा, तो बहन की नंद को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर नहीं सुलाया जाता, उसके साथ आधी रात को रंगोलियां नहीं मनाई जाती, बहन की तरह मारने वाली लड़की को बिना कपड़ों के नहीं देखा जाता। और अगर आप ये कहने वालों हो मुझे कोई गलत फहमी हुई है तो मैं आपको बता दूं, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, किस तरह से मैं बाहर भूख से तड़प रही थी और आप ईशा के साथ एक कमरे में उसके साथ फिजिकल थे। अब अमन ने याना को समझाते हुए कहा, याना मेरा यकीन करो, मैं उसके साथ रूम जरूर था, लेकिन कभी उसको छुआ तक नहीं है, वो काउच पर सोती थी और मैं बेड पर उसको रूम में उसकी माँ की और चाची की वजह से सोने की परमिशन दी, और वजह तुम जानती हो। और धारा मुझे सेड्यूस करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। अब याना ने अमन की आंखों में देखते हुए कहा, अमन सिंह शेखावत, एक बार को मैं शायद ये मान सकती हूँ आपका धारा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ईशा के साथ मैंने खुद देखा है, आपके मुंह पर उसकी ब्रा रखी थी और उसकी नाइटी आपके पास बेड पर थी, और मैं बाहर खड़ी चीख चीख कर कह रही थी, अमन मुझे भूख लगी है, मेरे बच्चे मर जाएंगे, लेकिन आपकी उस गर्लफ्रेंड ने मेरे मुंह पर यह कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया, हमें डिस्टर्ब ना करे, और तब मैंने अपने बच्चों बचाने के लिए सूखी रोटियां पानी से खाई थी। उस टाइम मुझे ही पता है किस तरह मैंने अपने बच्चों को पाला है, इसलिए ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं, आपके नहीं है। अब अमन को सब याद आ चुका था याना कब की बात कर रही है। अब अमन याना से कुछ कहता, तभी अमन का फ़ोन बज उठा। फ़ोन बीडीआर का था और बीडीआर ने कहा, मेजा आप जहाँ कहीं भी है तुरंत ऑफिस दिल्ली कैंटोनमेंट में आइए, एक इमरजेंसी आ गई है। अब अमन ने कहा, ऑक्सर आई आर कमिंग, क्योंकि अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। तब उधर से बीडीआर ने कहा, तो आप जितनी जल्दी हो सके पहुँचे, और अमन ने ऑफ कहकर कॉल कट कर दिया और याना से कहा, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल एक इमरजेंसी है। अब अमन याना का माथा चूमने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, याना एकदम पीछे हो गई। तब अमन ने कहा, 30 दिन पूरे होने में 1 वीक बचा है, तैयार रहना। तब याना ने गुस्से में कहा, मैं नहीं आऊंगी। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, आना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि बीवी हो, अगर नहीं आओगे तो उठा कर ले जाऊंगा। तब याना ने उसका मूड ऑफ करते हुए कहा, जल्द ही आपसे तलाक लेकर ये हक भी खत्म कर दूंगी क्योंकि मैं नहीं आऊंगी। अब अमन को भी गुस्सा आया और दांत भींच कर कहा, ठीक है मत आओ, तुम्हारी जैसी औरतें होती है जो मर्द को दूसरी औरतों के पास जाने के लिए मजबूर करती है। ये कहकर अमन ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया।
नीचे खड़े अमन के ऑफिसर ने गेट खोल दिया और अमन बाहर चला गया और याना अमन को गुस्से से देखती रह गई। बाबूजी के कमरे में घर के सब लोग जमा थे। अब पीरामल ने गंगा से कहा, गंगा तू समझाती क्यों ना है धारा को? गणेश बहुत अच्छा लड़का से, हमारे गांव के बड़े जमींदार का बेटा से, देखा भला छोरा से, इससे सुथरा रिश्ता ना आवेगा महारी धारा के लिए। तब धारा ने रोते हुए कहा, बाबूजी अगर आपको महारा ब्याह किसी और से ही करना था तो फिर महारी आंखों को अमन जी के सपने क्यों दिखाए? क्यों बचपन से महारे दिल में बैठाया गया अमन ही महारे पति बनेंगे? और जब महारा दिल उनको अपने मन मंदिर का देवता बना बैठा तो आप सब ने एक बाहर से आई छोरी को महारी जगह दे दी। इस घर की बड़ी बहू बनने का हक सिर्फ महारा था, तो क्यों उस बीते भर की छोरी को हवेली की बड़ी बहू बना दिया? तब सुमित्रा ने कहा, हमने ना बनाया उसको घर की बड़ी बहू, अमन ने बनाया। जब अमन उससे ब्याह कर लिया तो भला हम क्या करते? लेकिन बेटा अब भूल जा अमन को और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। अमन को जिसका बनना था उसका बन गया और अब तो वो 2 बच्चों का बाप भी बन गया से। अब ख्याल निकाल दे उसका और ये सोचकर धीरज रख ले, अमन थारी किस्मत में ना था। अगर वो थारे नसीब में होता तो कदी याना से ब्याह ना करता, कि पता धारा भगवान अमन से अच्छा थारे नसीब में हो। तब धारा ने रोते हुए कहा, मामी सा अगर आप सब महारे को अमन के बदले में सोने का अमन भी लाकर दे दोगे तो मैं उसको भी पसंद ना करूं, क्योंकि महारे दिल ने सिर्फ अमन जी की ख्वाहिश की है, इसलिए मैं और किसी को ना स्वीकार सकती, चाहे महारे को पूरी जिंदगी बिन ब्याह के रहना पड़े। तभी अमन के पीछे से आवाज आई जो धारा की सारी बातें सुन चुका था। अब अमन ने धारा से कई महीने बाद बोला था। जब से धारा ने अमन को सेड्यूस करने की कोशिश की थी तब से अमन ने धारा से बात नहीं की थी। अब अमन ने गुस्से में कहा, धारा क्यों तकलीफ दे रही हो तुम सबको? क्यों मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? प्लीज शादी कर लो। धारा, जतिन आज भी तुम्हारा इंतजार में बैठा है। अगर तुम अपनी गलती मान लो तो वो आज भी तुम्हें अपना लेगा। बहुत प्यार करता है तुमसे, हर हाल में तुम्हें अपना लेगा। तब धारा ने सबसे कहा, अगर आप सब लोग चाव मैं ब्याह कर लूँ तो बाहर चले जाओ, महारे को अमन जी से जरूरी बात करनी। और सब बाहर निकल गए। अब धारा ने अमन को देखा जो अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले धारा की जरूरी बात सुनने के लिए खड़ा था। अब धारा ने कहा, अगर जतिन महारे से हर हाल में ब्याह कर लेगा और आप सब चाहते हो मैं उससे ब्याह कर लूँ तो महारी एक शर्त है। तब अमन ने पूछा, कैसी शर्त? अब धारा ने अमन से कहा, अमन जी महारे को आपसे एक बच्चा चाहिए। मैं पूरी जिंदगी के लिए अमन का अंश, उसका एहसास अपने साथ रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ब्याह चाहे किसी से भी करूँ, लेकिन मैं माँ आपके ही बच्चे बनना चाहती हूँ। और अमन अब आंखें फाड़े धारा को देख रहा था। एपिसोड 109 इमरजेंसी का सुनकर अमन सीधा दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में आ गया। अब अमन जैसे ही ऑफिस आया वहां पर 8-10 ऑफिसर पहले ही बैठे थे और सामने वाली सीट पर फील्ड मार्शल बैठे थे। वो आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर थे, काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो तभी आते थे जब मामला ज्यादा सीरियस होता। और एक सीट पर लेफ्टिनेंट रजत आहूजा बैठे थे जिनकी आंखें लाल हो रही थी। कैबिन में कर्नल, कमांडो, कैप्टन, कर्नल सभी बड़े ऑफिसर बैठे थे। अब अमन समझ गया मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि जब भी सभी बड़े ऑफिसर को एक साथ किया जाता था तो बात काफी सीरियस होती थी। अब अमन अपने नाम प्लेट वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब बीडीआर ने कहा, मेजर साहब एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब अमन ने पूछा, क्या हुआ सर? तब बीडीआर ने कहा, हमारे देश की 200 से ज्यादा लड़कियां किडनैप हो चुकी है और सभी लड़कियों को क्लब के अंदर से उठाया गया है। पुलिस ने भी हाथ उठा लिए है इस केस से। अब हमें ही इस मिशन को पूरा करना है। सीधा पार्लियामेंट से ऑर्डर आया है, हमें इस मिशन को पूरा करना है, वो भी 15 अगस्त से पहले, क्योंकि जब हमारे देश की पीएम स्पीच देंगे उससे पहले हमें ये लड़कियां देश में वापस लानी है। क्योंकि जो लड़कियां उठाई गई है वो सब बड़े घरों की लड़कियां हैं। एक लड़की हमारे लेफ्टिनेंट रजत आहूजा जी की 19 साल की बेटी अंशुमन आहूजा है। अब अमन को लेफ्टिनेंट आहूजा के रोने का मतलब समझ आया। और 2 लड़कियां हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन की है, उन्होंने हमारे देश के पीएम को हल्का रखा है और भी बड़े बड़े घरों की लड़कियां हैं। इसलिए मेजा आपको 15 अगस्त से पहले उन लड़कियों को देश में वापस लाना होगा। हमें आप पर ही भरोसा है, क्योंकि हमें पता है आप जो मिशन पर कहते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं। अब लेफ्टिनेंट ने अमन का हाथ पकड़ रोते हुए कहा, मेजर प्लीज मेरी बेटी को ले आओ, मेरी एक ही बेटी है। जब से वो गायब हुई है मेरे घर में मातम सा छाया हुआ है। तब अमन ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, सो डोंट वरी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तब फील्ड मार्शल ने आहिस्ता आहिस्ता से कहा, मेजर कोशिश नहीं, वचन दीजिए, क्योंकि हमने आज तक आपकी जितने भी बहादुरी के किस्से सुने हैं इस बार आपको साबित करना है, क्योंकि पीएम का खास ऑर्डर है। अब अमन ने कहा, सर मैं अपनी जान पर खेलकर भी इन बच्चियों को बचा कर लाऊंगा। तब फील्ड मार्शल ने कहा, आई प्राउड ऑफ यू मेजर,
अब अमन ने आहिस्ता से थैंक यू कहा। अब अमन ने बीडीआर से कहा, सर ये तो मामला पीछे 10 दिन से मीडिया में हाईलाइट है। तब बीडीआर ने कहा, लेकिन पुलिस के हाथ से अब ये मामला निकलता जा रहा है, क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट डे से पहले लाने का हमारे पीएम मीडिया में वादा कर चुके हैं और पुलिस ने कहा हम इतनी जल्दी इस केस को हैंडल नहीं कर सकते। तब अमन ने लेफ्टिनेंट से पूछा, सर आपकी बेटी 10 दिन से गायब है और आप हमें अब इन्फॉर्म कर रहे हैं। तब लेफ्टिनेंट ने सर झुकाते हुए कहा, मुझे भी कल ही पता चला है मेरी बेटी किडनैप हुई है, क्योंकि मेरी बेटी 2 बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा चुकी है, इसलिए मुझे अभी भी यही लगा वो अभी उसके साथ चली गई है और इस बार मैंने थक हार कर उसको वापस लाने का इरादा छोड़ दिया था। लेकिन मुझे कल ही पता चला है मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड आउट ऑफ कंट्री है और जब मैंने क्लब की सीसीटीवी फुटेज निकाली तो पता चला मेरी बेटी को किडनैप किया गया है। अब बीडीआर ने अमन को कुछ फाइल देते हुए कहा, मेजे ये इस कैसे की फाइल है, आप इनको तसल्ली से रीड कर लेना, इसमें वो सब क्लू है जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले हैं। अब अमन ने फाइल खोली और उनको ऊपरी तौर पर पढ़कर बीडीआर से पूछा, इसमें तो राका नाम के आदमी पर शक जाहिर किया जा रहा है। तब बीडीआर ने कहा, हाँ क्योंकि ये आदमी लड़कियों की तस्करी करता है। अब अमन ने अपना माथा 2 उंगलियों से रब करते हुए कहा, राका वही तो नहीं जो डीके के साथ मिलकर आर्मी के हथियारों को लूटना चाहता था। तब बीडीआर ने कहा, हाँ मेजा आपने सही पहचाना, यह वही राका उर्फ राकेश है। अब बीडीआर ने अमन को समझाते हुए कहा, राकेश उर्फ राका ये पहले मुंबई का एक क्रिमिनल था और तुर्की से इसका लेनदेन था। यह वहां पर ड्रग्स और लड़कियों को सप्लाई किया करता था और जिसके लिए काम करता था वो तुर्की का एक बहुत बड़ा माफिया काजयान काजमी था। राका उसका पक्का चमचा बन गया और मरते टाइम काजयान काजमी अपनी गद्दी पर राका को बैठा गया। तब से ये इसने दुनिया भर में अपनी जड़ें दुनिया भर में फैला दी है। अब हमारे देश के बहुत लोग राका के लिए काम करते हैं, उनमें से एक डीके भी है। तब कर्नल ने कहा, क्या आपको कुछ पता चला डीके के बारे में? क्या उन सोल्जर ने अपना मुंह खोला? तब अमन ने कहा, सर उनका बार बार यही कहना है, उन्होंने बस उसको मास्क में देखा है, इसके आगे वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन सर अब बहुत जल्द डीके की गर्दन मेरे हाथ में होगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है जिस गाड़ी से वो डीके फरार हुआ था वो हमारे गांव के एक जमींदार की गाड़ी है जो घटना से कुछ दिन पहले ही चुराई थी। और जिस रोड पर वो कार गई थी मैंने उस पूरे रोड की के सभी कैमरा की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर देखी है। वो गाड़ी 3 बार एक लॉज की बाहर देखी गई है, लेकिन उस लॉज से पता चला है कि एक आदमी इस तरह के गेटअप में किसी सुरेश नाम के आदमी के आने के बाद आता है। इसलिए मेरे ऑफिसर उस लॉज पर सख्ती से पहरा दे रहे, जैसे ही वो सुरेश लॉज में आएगा तभी वो डीके को पकड़ा जाएगा। और वैसे भी मेरे ऑफिसर अब सुरेश की भी चुपचाप तलाश कर रहे हैं। अगर ये डीके हाथ आ गया तो इस राका को भी जल्दी पकड़ा जाएगा। अब बीडीआर ने कहा, ठीक है तो आप कल से ही इस मिशन के लिए अपनी टीम तैयार कर लीजिए। तब अमन ने और कहा और मार्शल फील्ड को सलूट करके हाथ मिलाकर बाहर निकल गया। अमन की पोस्ट का लेवल कर्नल बीडीआर बाकी सबकी बराबर था, लेकिन फील्ड मार्शल फोर्स के सबसे सीनियर और बड़े ऑफिसर थे। अब वो पार्लियामेंट में बैठते थे। तब अमन मीटिंग करके वापस आया तो पीरामल बाबू जी के कमरे से तेज तेज बोलने की आवाज आ रही थी और जब अमन अंदर गया तो अमन ने धारा की सारी बातें सुन ली थी। अब धारा ने जो अमन के सामने उस बच्चा मांगने की शर्त रखी तो अमन अंगारों पर लौट गया और अगले ही पल धारा मुंह के बल दूर जा गिरी, क्योंकि अमन का जोरदार थप्पड़ धारा का दिमाग हिला चुका था। अब अमन ने एक झटके से धारा का बाजू पकड़ा और ऊपर उठाया और धारा गाल पर हाथ रखे अमन को फटी फटी आंखों से देख रही थी, क्योंकि उसने पहली बार अमन के हाथ का थप्पड़ पहली बार धारा को पड़ा था। अब अमन ने गुस्से में धारा से कहा, होश आया तुम्हें या अभी 1-2 थप्पड़ की और कमी है? और धारा ने अब रोते हुए चीख कर कहा, आप चाहे महारे को जान से मार दे, लेकिन मैं किसी और से ब्याह न करूंगी, या तो आपकी बनूंगी या फिर पूरी जिंदगी आपकी जोंगन बनकर गुजार दूंगी। तब अमन ने धारा का बाजू खींचकर उसको हवेली के बाहर ले जाते हुए बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा, तो जाओ यहाँ से किसी आश्रम में जाकर जोग ले लो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अपने रहते हैं जो तुम्हें इस तरह देखकर दुखी है और उनको दुखी देखकर मुझे दुख होता है। इसलिए यहाँ से निकल जाओ और जो करना है वो करो। और अमन को इस तरह से दहाड़ता देख सब ही बाहर आ गए और धारा अब खड़ी खड़ी रो रही थी और अमन अब वापस पलट कर जाने लगा तो धारा भागकर अमन के पैरों में लिपट गई। अमन जी, महारे को खुद से दूर न करो, महारी की गलती से। मन ने तो आपको सच्चे दिल से प्रेम किया से, और आप तो प्रेम के दर्द को जानो, क्योंकि आपने भी तो याना से प्रेम किया से। अब बाबूजी ने अमन से कहा, कि हो गया ये धारा इतना क्यों रो रही और था रे को इतना गुस्सा क्यों आर्या से? तब अमन ने गुस्से में धारा की तरफ देखते हुए अपने बाबूजी से कहा, बिना शादी के मुझसे बच्चा मान रही है, पागल हो चुकी है ये, इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। और अब सब हैरान होकर धारा को देख रहे थे और धारा अमन के पैरों में सर झुकाए बैठी रो रही थी। तब सुमित्रा ने धारा को अमन के पैरों में से उठाया
अब सुमित्रा ने धारा के आंसू साफ करते हुए कहा, धारा तू ही तो कहे थी अमन जी थारे कृष्ण जी है और तू उनकी राधा, तो थारे को पता को नहीं कृष्ण भगवान राधा के ना हुए, उनकी पत्नी रुक्मिणी थी और राधा उनकी सच्ची प्रेमिका थी, तो फिर थारे को धैर्य क्यों ना से, जब कृष्ण राधा के ना हुए तो अमन धारा कैसे हो जावेगा और धारा जबरदस्ती किसी का प्रेम ना मिलता क्यों, तो बार बार औरत की मर्यादा का अपमान करा रही से। पीरामल ने कहा, धारा बेटे अगर हमारे धर्म में पुरुष की 2 ब्याह कराने का रिवाज होता तो धारा में कुछ भी करके थारा विवाह अमन से जरूर करा देता, चाहे महारे को अमन के पैर पकड़ने होते, लेकिन अब ये ना हो सके, अमन अब थारा ना हो सके। अब गंगा भी अपनी बेटी के पास आई और रोते हुए कहा, मन ने बहुत बड़ी गलती की भाई सा, आपके घर आकर आपके परिवार की खातिर मन ने अपना ससुराल तक को छोड़ दिया, लेकिन इसका फल महारे को ऐसा मिलेगा कभी ना सोचा था। अब गंगा रोती हुई धारा को अपने साथ कमरे में ले गई और अमन भी गुस्से में बाहर निकल गया और सब खामोशी कमरे में चले गए और पीरामल थके थके कदमों बाहर निकल गए। 2 हफ्ते पहले सूरज और धनेश दोनों कमरे में खड़े थे। अब सूरज ने धनेश से कहा, फूफा जी आप अपनी असलियत आप मेरे सामने बताना पसंद करेंगे या अमन भाई सा के सामने। अब धनेश ने कहा, बेटा आप क्या कह रहे हैं, महारे को कुछ ना समझ आ रहा। तब सूरज ने धनेश को एक वीडियो दिखाई जो सूरज को उस होटल सम्राट के स्वीपर ने दी थी, जिसमें धनेश ने अपना मास्क उतारा, मुंह धोया और 2 बार मास्क पहनकर सर पर हैट रख लिया और ये वीडियो देखकर धनेश का रंग पीला पड़ गया। अब सूरज ने कहा, अब समझ आया, धनेश कसूरिया उर्फ डीके। अब धनेश ने सूरज के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मैंने अनजाने में किया, आप अमन को मत बताना वरना मेजर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब सूरज ने पूछा, अब आप बताना पसंद करेंगे आपने याना जी को क्यों फंसाया आपने। तब धनेश ने कहा, मैं याना को फंसाना ना चाहता था लेकिन मजबूरी ने मजबूर कर दिया था मैं। अब सूरज ने पूछा, कैसी मजबूरी। तब धनेश ने कहा, मैं शहर में एक सुरीली नाम की औरत के प्रेम जाल में फंस गया, वो प्यार प्यार में उसने मुझसे सब लूट लिया, जो कुछ गंगा को केशव बाबूजी ने दिया वो सब मैंने सुरीली के चक्कर में बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि मैं उसके बहकावे में आकर उल्टे धंधों में पड़ गया। और फिर एक दिन सुरीली ने कहा उसके भाई ने उसको किसी को पैसे की खातिर बेच दिया है, क्योंकि उसके भाई ने किसी से बहुत मोटा कर्जा ले लिया और फिर मैंने उस आदमी से वादा कर लिया कि वो सुरीली को ना ले जाए, उसका कर्जा मैं दूंगा। और फिर मैंने सुरीली के लिए एक क्लब के आदमी से बहुत मोटा कर्जा लिया, करीब 50 करोड़ का, और उस आदमी को दे दिया और पैसे लेते ही सुरीली, उसका भाई और वो आदमी तीनों गायब हो गए। मेरे साथ गेम खेला गया और फिर जिससे मैंने कर्जा लिया उसने मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। पीरामल भाई सा से कर्जे का ना कह सकता था, वरना वजह बताता तो गंगा मुझे छोड़ देती। और एक दिन उस आदमी ने मुझे अमन के साथ देख लिया और जब उसको पता चला मैं मेजर के घर में रहता हूँ, तब उसने कहा वो मेरा सारा कर्जा माफ कर देगा अगर उसके बॉस राका का एक काम कर दूँ तो। तब राका ने मुझे अमन से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराने को कहा और बदले में मुझे उल्टा 100 करोड़ देने का कहा और मैं तैयार हो गया, लेकिन अमन से पेपर साइन कराना बहुत मुश्किल था क्योंकि अमन किसी पर भरोसा ना करता और जिस पर भरोसा करता है वो उसको धोखा ना देते, इसलिए मैं परेशान था। तब एक दिन मैंने हेमंत को याना की मां मोना से बात करते सुना और तब मुझे पता चला हेमंत के बाप का सब कुछ बैंक में फंस चुका है और वो अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने पूनम से शादी की थी लेकिन मेजर ने उसको फंसा दिया और कंपनी भी तो अपनी बहन के नाम पर। तब मोना ने कहा अगर वो याना को अमन से तलाक दिलाने में मदद करे तो वो हेमंत की मदद कर सकती है। अब सूरज ने चौंक कर कहा, ये आप क्या कह रहे हो, याना जी की मां अमन भाई सा तलाक दिलाना चाहती है याना को। अब धनेश ने हाँ में जवाब दिया और सूरज सोच में पड़ गया। तब मैं हेमंत से डीके बनकर मिला और उसको सारा प्लान समझाया और हेमंत ने मुझे याना की मां से मिलाया। फिर इस तरह हम तीनों ने मिलकर याना को मजबूर किया अमन से पेपर साइन कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी अमन की तकदीर ने उसका साथ दिया और उसको टाइम रहते हमारे प्लान का पता चल गया और मैं फिर से फंस गया और तब से मैं अपनी जान बचाता फिर रहा हूँ और हवेली में छुपकर रह रहा, क्योंकि मुझे पता है वो लोग कितने भी ताकतवर सही लेकिन मेजर अमन सिंह शेखावत के घर में ना घुस सकते। इसलिए बेटा अब मैं अपने दोस्त सुरेश के साथ दुबई जा रहा हूँ, इसलिए बेटा अमन से कुछ मत बताना वरना वो महारे को जिंदा ना छोड़ेगा। तब सूरज ने कहा, ठीक है फूफा जी मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तब धनेश ने सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो आंखें फाड़े सूरज को देख रहा था। और अगले दिन का सूरज अमन के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया। अमन की आंख बीडीआर की कॉल से खुली और उन्होंने अमन से कहा, मेजर तुरंत अपना टीवी ऑन करो, और अमन ने एकदम बैठते हुए कहा, एवरीथिंग इज फाइन सर। तब बीडीआर ने कहा, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, पूरे मीडिया में आपको लेकर बवाल मचा पड़ा है। और अमन ने अब जल्दी से टीवी ऑन किया तो उस पर हेडलाइन चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज, रक्षक बना भक्षक।
जब एक न्यूज एंकर ने कहा, जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी आर्मी के जनरल मेजर अमन सिंह शेखावत का असली चेहरा, जो देश की और देश की बेटियों की रक्षा करने की शपथ लेते हैं और खुद ही 3-3 मासूम लड़कियों की जिंदगी और इज्जत से खेल रहे हैं। और उसमें जो दिखाया जा रहा था उसको देखकर अमन के पैरों तले से जमीन निकल गई। एपिसोड 110। मोना की भाभी ने मोना से कहा, मोना मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अमन को वहाँ याना के साथ देखा था। तब मोना ने कहा, मैं जानती हूँ भाभी, अमन कमरे में ही था। अब मोना की भाभी उर्वशी हैरान हुई, अगर तुम्हें पता था तो तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? तब मोना ने कहा, क्योंकि मेरी बेटी खुद उसको बचा रही थी। अगर ऐसे में मैं अमन को पकड़ लेती तो हो सकता है याना अमन का सपोर्ट करने लगती, हो सकता है वो अमन के साथ ही चली जाती। और वो मेजर मुझसे डरने वाला नहीं था, वो बस याना के एक इशारे के इंतजार में है। याना के जरा सा इशारा करते ही वो उसको ले जाएगा और मुझे अब याना को उसके साथ किसी कीमत पर नहीं भेजना। लेकिन मैं अब याना और अमन की बातें सुन सकती हूँ, क्योंकि मैंने याना के रूम ट्रांसमीटर फिट कराया हुआ है। याना बच्चों को फीडर दे रही थी, जब याना के कॉल पर सुमित्रा चाची का कॉल आया। याना बेटा कैसी हो? तब याना ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ चाची, आप कैसी है? तब चाची ने कहा, मैं ठीक से। यो बता महारे नन्हे मुन्ने दोनों राजकुमार कैसे? तब याना ने उन दोनों की तरफ देखा जिनको नैनी दूध पिला रही थी। वो दोनों भी ठीक है। अब थोड़ी इधर उधर की बात करके सुमित्रा चाची अब मुद्दे पर आई, बेटा घर कबारी से। और याना ने अब आहिस्ता से कहा, चाची इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं आ सकती। तब चाची ने कहा, बेटा ऐसे घर ना बिगाड़ा करते, अब तो केली ना से अमन के बच्चे तेरे गोद में। और तब याना ने कहा, चाची मैं अपने बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ, मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। तब चाची ने कहा, मैं जानती बेटा मेरी बेटी केली पाल सके, लेकिन तू तो केली रह जावेगी, पर थारे बच्चे जब बड़े होंगे और जब वो थारे से अपने बाप के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेगी? तब थारे बच्चे थारी एक ना सुनेगी, क्योंकि माँ चाहे कितना भी प्यार कर ले अपने बच्चों से, लेकिन बाप की कमी पूरी ना कर सके। थारे को पता से थारे बाप साहिल ने थारी माँ को सिर्फ तेरी खातर निभाया से, क्योंकि साहिल जानता था कि एक ना एक दिन बच्चों को बाप की जरूरत पड़ती से। और याना हमारे देश में ज्यादातर ब्याह बच्चों की खातिर निभाए जा। और बेटा घर तो औरत की बर्दाश्त से चले, अगर औरत बर्दाश्त ना करे तो कोई घर सलामत ना रहे। सुमित्रा चाची याना को एक माँ की तरह समझा रही थी, जो काम मोना का था वो चाची कर रही थी। उनका मकसद सिर्फ इतना था, अमन याना का घर ना बिगड़े, बच्चे बाप होते हुए भी बिना बाप के ना रहे। इसलिए बार बार याना को आने के लिए मना रही थी, और याना बस हाँ में जवाब दे रही थी। तब चाची ने कहा, देख याना, मर्द औरत एक दूसरे की जरूरत से, और मर्द को जब तक औरत की जरूरत रहे वो तब तक अपनी औरत के पास जावे, लेकिन जब उसकी जरूरत कोई और पूरी कर दे तो फिर उसको औरत की परवाह ना रहती से। क्योंकि एक भूखा तब तक खाने के पीछे भागे जब तक उसको भूख होती से, लेकिन जिस दिन उसकी भूख खत्म हो गई फिर उसके सामने सोने की थाल सजा उसमें पकवान भी रख दो तो फिर वह मुँह न लगाता। और जब धारा जैसी औरत खुद को एक भूखे मर्द के आगे परोसेगी तो भला कौन सा मर्द है जो अपनी भूख न मिटाएगा? अब याना के कानों में अमन की कही बात टकराने लगी, तुम्हारी जैसी ही औरतें होती है जो मर्द को दूसरी औरत के पास जाने के लिए मजबूर कर देती है। तभी चाची की आवाज आई, याना तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही से? और याना ने तब हाँ कहा। तब चाची ने प्यार से समझाया, तो याना यूँ समझ ले, मर्द औरत एक दूसरे की भूख से, और दोनों ही अपनी भूख एक दूसरे मिटावे। लेकिन अगर ये भूख उनके बीच में कोई तीसरा मिटाने लगे से, तो बेटा रिश्ते कच्चे बर्तन की ढाल टूट जा। अभी थारे अमन को थारी जरूरत है, थारी भूख से वनाधारा हाथ पांव धू के थारे अमन के पीछे पड़ी, और तेरे ना होने का तो और भी फायदा उठा रही से। लेकिन महारा अमन सिर्फ तन्ने प्यार करे, इसलिए महारी लाडो आजा अपने अमन के पास वापस, वना थारा अमन टूट जागा और थारा रिश्ता भी, और जिसने भी थारे को दुख दिया। तू फिक्र ना कर, मैं पीरामल भाई सा थारे सुमेर चाचा सब थारे गेल से भाई सा बहुत जल्द धारा की शादी करके उसको घर से निकाल देंगे, गंगा को उसके पति के साथ वापस उसकी ससुराल भेज देंगे। लेकिन धारा तो ये सोच रही से कि महारी बहू याना कभी वापस ना आ गई, और वही अमन को प्यार से अपने बस में कर लेगी, इसलिए यहाँ आकर उसको बता दे अमन की पत्नी आगे से उसको इस घर से जाना पड़ेगा। और याना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चाची, अब अगर अमन का फोन आएगा तो मैं उनको आने के साथ आने के लिए कह दूंगी। तब चाची ने कहा, तो मैं अभी उसको या खुशखबरी दे दूँ? उसकी याना आने के लिए मान गई, क्योंकि महारा बच्चा बहुत उदास से थारे बगैर। तब याना ने कहा, नहीं चाची आप उनको कुछ नहीं कहेगी, जब वो दोबारा मुझे मनाने के लिए आएंगे या कॉल करेंगे तब खुद ही कह दूंगी।
तब चाची जी ने हंसते हुए कहा, घड़ा सतारी से। अब याना ने हंसते हुए कहा, आपको बड़ा ख्याल आता है अपने उस इड्डू बच्चे का। तब चाची ने हंसते हुए कहा, आएगा क्यों ना, महारी बड़ी बहन सरबनी जिज्जी के प्राण बसे थे अमन में। आखिरी टेम में महारे से कहकर गई, महारे अमन को चाची या मासी बनकर प्यार ना करना, उसको माँ बनकर प्यार करना। और तब से मैं अमन की माँ बन गई। महारा बच्चा महारे से नाराज से तो महारा बड़ा दम घुट रहा, बस तू जल्दी से आ जा याना के पता मंथारे आने के बाद वो महारे को माफ कर दे। अब याना ने कहा, आप रोए नहीं चाची जी, मैं आ जाऊंगी, खुश रह महारी बच्ची। और चाची ने हंसते हुए फोन रख दिया। लेकिन अगले दिन का सूरज अमन के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया। अमन की आंख बीडीआर की कॉल से खुली और उन्होंने अमन से कहा, मेजर तुरंत अपना टीवी ऑन करो। और अमन ने एकदम बैठते हुए कहा, एवरीथिंग इज फाइन सर। तब बीडीआर ने कहा, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, पूरे मीडिया में आपको लेकर बवाल मचा पड़ा है। और अमन ने अब जल्दी से टीवी ऑन किया तो उस पर हेडलाइन चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज, रक्षक बना भक्षक। जब एक न्यूज एंकर ने कहा, जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे आर्मी के जनरल मेजर अमन सिंह शेखावत का असली चेहरा, जो देश की और देश की बेटियों की रक्षा करने की शपथ लेते हैं और खुद ही 3-3 मासूम लड़कियों की जिंदगी और इज्जत से खेल रहे हैं। और उसमें जो दिखाया जा रहा था उसको देखकर अमन के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब उसमें पहले याना और अमन की शादी की वीडियो चलाते हुए कहा, मेजर ने पहले इस लड़की से शादी की और इसके 2 बच्चे पैदा किए, फिर इस लड़की को उत्पीड़न देना शुरू कर दिया ताकि इनका पीछा छूट जाए। यहाँ तक कि ये लड़की जब गर्भवती थी तो मेजर ने इसको जान से मारने की कोशिश भी की और फिर इस लड़की को तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। ये रहे वो डिवोर्स पेपर जिस पर मेजर के साइन है। हालांकि उस लड़की ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। टीवी में वो डिवोर्स पेपर दिखाए जा रहे थे जिसको अमन ने पूनम की खातिर साइन किए थे। अब उस एंकर ने कहा, अब देखिए इनकी दूसरी करतूत, इस लड़की से बिना तलाक लिए इन्होंने इनकी ही बहन के साथ मंदिर में शादी कर ली। ये रहा उस शादी का वीडियो और फोटो। अब टीवी पर वो वीडियो और फोटो दिखाए गए जा रहे थे जिसमें अमन ईशा से मंदिर में शादी कर रहा था और शादी करते हुए वीडियो भी थी। लेकिन ये शादी नकली थी। ये फोटो और वीडियो अमन ने हेमंत को और उसके परिवार को यकीन दिलाने के लिए बनाई थी, ताकि उनको यकीन आ जाए कि अमन ने ईशा से शादी कर ली है। इसलिए ही अमन ईशा को अपने साथ 6 महीने तक रख पाया, वरना हेमंत कभी ईशा को अमन के पास नहीं रहने देता। लेकिन ये तो फोटो और वीडियो हेमंत को दिए थे और तुरंत ही अमन ने उनको हेमंत के फ़ोन से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये वीडियो और फोटो बस अमन के सीक्रेट अकाउंट में थे ताकि कोई ना देख सके और उस सीक्रेट अकाउंट का पासवर्ड सिर्फ अमन को पता था। अब अमन ये सब एविडेंस मीडिया में देखकर हैरान था। अब एंकर ने कहा, अब इस ईशा नाम की लड़की से शादी करके इसका सब कुछ लूट लिया और फिर इस लड़की को भी अपनी जिंदगी से धक्के देकर निकाल दिया और उसके बाद इस लड़की को अपना शिकार बना लिया। अब टीवी पर धारा को बाहर धकेलते हुए और धारा के अमन के पैरों में बैठते हुए की भी वीडियो चल रही थी और ये बात तो कल रात की थी। इसका मतलब ये किसी घर के का ही काम है। और एंकर ने कहा, ये भी लड़की मेजर के जुर्म और हवस शिकार है। मेजर ने इस लड़की से इसका सब कुछ लूट लिया। अब ये लड़की मेजर से शादी करने के लिए भीख मांग रही है और देखिए मेजर इसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। ये है मेजर अमन सिंह शेखावत का असली चेहरा। आइए जानते हैं इस बारे में पब्लिक का क्या कहना है। अब एक औरत ने कहा, ऐसे मेजर का होना पूरे देश के लिए खतरा है। दूसरे ने कहा, हमें नहीं चाहिए ऐसा आर्मी मेजर, और उस मेजर को ही उन 200 किडनैप हुई लड़कियों को लाने का मिशन दिया है जो खुद लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रहा है। अभी लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन अमन से सुना नहीं गया तो उसने गुस्से में टीवी को जमीन पर दे मारा। अब अमन ने सर पकड़ लिया। किसी ने बहुत गहरी प्लानिंग की थी अमन के खिलाफ, लेकिन सबसे पहला ख्याल अमन को याना का आया, क्योंकि ईशा से मंदिर की शादी के बारे में अमन ने याना से कुछ नहीं कहा था। याना को तो बस अमन ने इतना बताया था, ईशा को वो पूनम की खातिर अपने घर में रख रहा है। लेकिन अमन ने कुछ सोचते हुए याना से ईशा से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और मंदिर की झूठी शादी के बारे में नहीं बताया था। और अमन को अब याना और दूर जाती हुई दिख रही थी। अमन ने दिल में कहा, कैसे समझाऊंगा मैं तुम्हें, आखिर तुम्हारे और मेरे बीच में इतनी अड़चनें क्यों है याना। तभी अमन का फोन बज उठा और उधर बीडीआर ने कहा, मेजर आप जल्द से जल्द इस प्रोपोगेंडा को खत्म करने की सोचो, इससे पहले मीडिया आपके घर में आए और ये बात और तूल पकड़े। इस मुद्दे को तुरंत खत्म करो। अब अमन ने परेशान होकर कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब किसने किया और क्यों। तब बीडीआर ने कहा, मेजर किसने किया और क्यों किया ये बात की बात है, फिलहाल जैसा मैं कहता हूँ बेटा वैसा करो। सबसे ज्यादा मीडिया में याना और ईशा को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा। उन दोनों को तुम्हारी पत्नी बताया जा रहा है और दोनों के साथ आपने अन्याय किया है, ये बात बार उठाई जा रही है। अब आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है।
उसमें आपको याना का स्टेटमेंट मीडिया को दिलाना है। याना को मीडिया के सामने कहना होगा वो आपके साथ बहुत खुश है। ये डिवोर्स पेपर किसी गलतफहमी के कारण दिया जा रहा था, लेकिन अब रोक दिया गया है और ईशा से शादी तुमने याना की मर्जी से की है। क्योंकि याना मां नहीं बन सकती थी, इसलिए याना ने बच्चों की खातिर तुम्हारी शादी अपनी बड़ी बहन ईशा से कराई है। लेकिन बाद में याना के बच्चे हो गए तो अमन ईशा को छोड़ दिया, और ये सब तीनों की मर्जी से है। और ईशा भी आपको मीडिया के सामने जस्टिफाइड करे, क्योंकि ये सब याना को कहना होगा मीडिया को शांत करने के लिए। वरना आप क्या वजह दोगे मीडिया को ईशा से झूठी शादी करने की और फिर छोड़ने की? क्या अपनी बहन की बात को मीडिया में लाओगे, जिस बात को आपने आज तक अपने परिवार में भी किसी को नहीं बताई है? क्या ये बात मीडिया को बता पाओगे? इसलिए अब आपकी बीवी ही आपको डिफेंस करके इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकती है। अब अमन ने बेबसी से कहा, याना ऐसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो पहले ही मुझसे नाराज है, वो आना ही नहीं चाहती है। तो आपको क्या लगता है वो मुझे डिफेंड करेगी? तब बीडीआर ने कहा, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको ईशा को अपनी पत्नी बनाकर मीडिया में लाना होगा और ईशा आपकी बीवी बनकर स्टेटमेंट दे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आपके माँ बाप ने आपकी मर्जी के खिलाफ याना से बचपन में आपकी शादी कर दी, जिसका आपको पता नहीं था। इसलिए आपने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी कर ली। लेकिन आपके परिवार वाले याना को आपकी मर्जी के खिलाफ घर ले आए, लेकिन याना और आपके रिश्ते में कंपैटिबिलिटी नहीं रही, क्योंकि याना आप पर शक करती थी और उसने आपको तलाक के प्रेशर किया। लेकिन आप बच्चों की खातिर उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन याना की फैमिली आप तलाक के लिए प्रेस दे रही थी और याना ने सुसाइड अटेम्प्ट की, तब आपने याना को डिवोर्स दे दिया। ये सब ईशा को याना के खिलाफ कहना होगा। मेजर बहुत सूझबूझ से अमन को इस सब से बाहर निकालने के लिए तरकीब बता रहे थे। तब अमन ने कहा, नहीं नहीं, मैं याना को गलत साबित नहीं कर सकता। तब मेजर ने कहा, तो फिर याना का स्टेटमेंट दिलवाए, क्योंकि आपको किसी भी तरह से मीडिया का मुंह बंद करना होगा, क्योंकि मीडिया में याना और ईशा दोनों को आपकी बीवी बताया जा रहा है। इसलिए आपको अपनी इमेज क्लियर करने के लिए एक तो नेगेटिव करना होगा, क्योंकि एक मर्द को कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ उसकी पत्नी ही दे सकती है और मीडिया आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है। और ये याना करेगी या फिर ईशा। और ये स्टेटमेंट आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिला दे, वरना अगर पार्लियामेंट तक ये मुद्दा पहुंच गया तो आपको सस्पेंशन लेटर मिल जाएगा। फिर ना तो आप मिशन पूरा कर सकते हैं और ना अपनी वर्दी बचा सकते हैं, और मीडिया आपके और आपके परिवार के पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाएगी। इसलिए मेजर जल्दी से खुद को इस सब से बाहर निकालो। याना अब टीवी पर अमन की ईशा के साथ शादी की तस्वीरें देख रही थी। अब मोना ने याना से कहा, देख लिया तुमने किस तरह से वो तुम्हें अपने प्यार के झांसे में ले रहा है। याना वो तुम्हें अभी भी सिर्फ अपने बच्चों की वजह से ले जाना चाहता है, और जिस दिन उसके बच्चे उसके कब्जे में आ गए उस दिन तुम्हें घर से निकाल देगा और ईशा को अपने घर ले आएगा। उसको तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है याना। मोना जो टीवी की तरफ देखते हुए याना को बता रही थी, उसने जैसे ही पलट कर देखा याना जमीन पर बेहोश पड़ी थी और मोना की चीख निकल गई। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।